हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं और डेली बेसिस पे मैं आपको 100 लाइक का टारगेट रखता हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। बाकी के पहले के जो 5 क्वेश्चंस है वो गद्यांश में चले गए, नहीं तो आप सोचो कि 6 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो घा आप सभी लोग जानते हैं कि का वर्ग का एक व्यंजन है। तो पूरा का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, तो इसलिए घा भी आपका कंठ से बोला जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे से ब्राह्म चिन्ह वाला टॉपिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आप आराम से दे सकते हो उसका आंसर। जैसे अपने से बड़ों को अगर आप संबोधित करोगे, जैसे देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, उसके बाद हम हमेशा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? जल्दी से बताइए। अयोगवा जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है, अयोगवा। तो हिंदी वर्णमाला में अब अयोगवा की बात करें तो दो अयोगवा हैं। ठीक है, पहला होता है आपका अनुस्वर और दूसरा होता है आपका विसर्ग। ये दोनों अयोगवा हैं हिंदी वर्णमाला में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो रचना, रचना शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो रेखांकित शब्द आपको बताना है सर्वनाम शब्द का उचित भेद। स्वयं शब्द जो है वो आपको सर्वनाम के किस भेद के अंदर देखने को मिलेगा? आप, स्वयं और खुद, ये तीनों शब्द आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोदान किसका उपन्यास है? आराम से बता सकते हो, कई बार आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम। तो गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीपर पात सरेस मंडोला में आपको बताना है कि उपमेय क्या है? जल्दी से बताइए। देखो, सरेस तो वाचक शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद मन शब्द जो है वो आपका उपमेय हो गया। जो मानव संबंधित अंग होते हैं वो सभी के सभी आपके उपमेय में आते हैं। तो बस यहीं से पहचान जाओ कि ये एक उपमेय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रस का प्रकार नहीं है? हास रस होता है, भयानक रस होता है, रौद्र रस होता है, व्यंग। व्यंग कोई रस नहीं होता। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, तो उसको बोलेंगे हम प्रोसित पतिका, यानी कि तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आदर का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? आदर का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो आदर का सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरादर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो मिट्टी का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका मृत्तिका। पहला ऑप्शन करेक्ट। जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? बढ़िया क्वेश्चन। तो कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म आपको बताना है। जल्दी से बताएं। इस शब्द का विलोम शब्द अभिसिप्त नहीं, अनिसिप्त होता है, तो ये गलत है। अमित का दे रहा है समित, ये गलत है। हया का बेहया, ये बिल्कुल ठीक है। तो बस तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसे काटा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? आप उससे क्या बोलेंगे? तो जिसे काटा ना जा सके उसको हम बोलेंगे अकाट्य। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो रचना की दृष्टि से बताना है कि वाक्य किस प्रकार का है। अब देखो, बादल गिर आए और बारिश होने लगी, और से वाक्य जुड़ा, बस यही और आपको पहचान करवा देगा कि ये एक संयुक्त वाक्य है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में आपको बताना है कि किस प्रकार का काल है। जल्दी से बताइए। सुरेश गीत गा रहा था, तो ये रहा था शब्द है। बस यहीं से आप पहचान जाओगे कि ये अपूर्ण भूतकाल की पहचान करवा रहा। पहला ऑप्शन करेक्ट। अति उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अति उपसर्ग से बना है। तो अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में आपको बताना है, शुद्ध शब्दों को पहचानना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हो। तो आजीविका एक शुद्ध शब्द है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नरेंद्र का आपको संधि विच्छेद बताना है कि नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, उसको आपको चुनना है।
तो नर प्लस इंद्र यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा आ और बड़ी ई मिलके अय बना रहे, तो ये किस संधि का नियम है? आप बोलोगे सर ये गुण संधि का नियम है, तो नरेंद्र में गुण संधि है। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है, जो वीर के लिए सही पर्यायवाची शब्द है। सूर हो गया, योद्धा हो गया, बहादुर हो गया, ये सभी के सभी हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए, कौन सा विदेशी शब्द है? अलमारी, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो अलमीरा लिखते हैं, तो बस यहीं से आप पहचान जाओगे। जितने ही विदेशी शब्द होते हैं ना, तो थोड़ा कोशिश करा करो उनको इंग्लिश में लिखने की, अधिकतर ऐसा होता है कि वो इंग्लिश में लिख लिए जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। अब अगर आपने देखा होगा कि जनहु जानो, मनहु मानो, ये सभी शब्द आपको उत्प्रेक्ष अलंकार में देखने को मिलता है। तो देखो मानो शब्द आया, यहां से आप पहचान कर पाओगे कि यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? अब देखो बसंत तिलका कितने वर्ण होते हैं, यानी कि बसंत तिलका छंद जो है वो एक वर्णिक छंद है ना। तो छंद तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। लेकिन कुल प्रकार पूछें तो फिर मुक्तक छंद भी जोड़ दिया जाता है, तो टोटल तीन हो जाते हैं। तो ये वर्णिक छंद है। तो बसंत तिलका छंद में आपको कितने वर्ण देखने को मिलते हैं? तो 14 वर्ण देखने को मिलते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समानार्थी शब्दों की सही जोड़ी कौन सी नहीं है? अब देखो सुमन पुष्प का पर्यायवाची है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब निशा रात का पर्यायवाची और निशाचर ये राक्षस है, यानी कि ये राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची शब्द, और निशा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची यानी कि रात का पर्यायवाची शब्द है। तो दोनों ये दो शब्द जो है वो अलग अलग हैं, है ना। तो एक जैसे नहीं है। समानार्थी का मतलब अर्थ समान हो, तो ये तो है नहीं है ऐसा, तो बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा अपने को संकट में डालना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बोली के अंतर्गत नहीं आती? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 31। तो बुंदेली जो है ये राजस्थान बोली के अंदर नहीं आती, बुंदेली। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले वाले क्लास में बताया था बुंदेली किसके अंतर्गत आती, तो मुझे बताइएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध आपको बताना है, अशुद्ध शब्द या अशुद्ध अंश। तो आप समझ पा रहे होंगे सेंटेंस को पढ़ते ही कि मैंने की जगह मुझे आएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने की जगह मुझे आएगा, तो पहली पार्ट में गलती है। इंद्रवृजा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? क्योंकि इंद्रवृजा भी एक वर्णलिक छंद है, तो कितने वर्ण होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक वाक्य को चार भाव में व्यक्त कर दिया, यहाँ पर जिस पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश के एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में गलती है। तो जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो ही जाता है, तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसको देश की एक न एक वस्तु से, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसके देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम होता है, ना कि एक न एक वस्तु से, प्रत्येक वस्तु से, ठीक है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा, तो अथवा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ज्यादा सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि संधि के मूल वेद के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये संधियां हैं। ये किस संधि के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं? ये सभी की सभी संधियां जो हैं वो आपको स्वर संधि के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, जो कि पहला है दीर्घ संधि, फिर ये गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और पांचवी अयादि संधि। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य नाम से संबोधित कीजिए। पदम आसन है जिसका, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 38। पदम आसन है जिसका, तो देखो पदम आसन है जिसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी का नाम पद्मा भी है, तो पद्म आसन है जिसका, तो ये हो जाएगा आपका पद्मा, है ना। और पद्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी जी का, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द कैसा होगा, जल्दी से बताइए। तो प्रयोग के अगर आधार पर हम देखें तो पांडु शब्द जो है वो एक विशेषण होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस, यूपी रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और असिस्टेंट वर्कशॉप, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।